नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पूरे देश में राममय माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच इंडिया वॉइस से संवाददाता अनिल पाठक ने खास बातचीत की कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह से, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं। जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आए, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन चाहता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। इस बात की कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद करती है। तो मायावती इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल, ऐसा पूर्व एमएलसी कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा है और उन्होंने कहा कि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर पार्टी का स्वागत करती है जो गठबंधन में शामिल होना चाहती है, जो बीजेपी के खिलाफ है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती पर दीपक सिंह ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गठबंधन में मायावती शामिल हो सकती है। और एक बार फिर से सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं। जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आए, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन चाहता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। इस बात की कांग्रेस पार्टी तो बीएसपी प्रमुख मायावती पर दीपक सिंह ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। साथ ही कहा कि हम उनका स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ, ईडी कर रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में पूछताछ जारी।
पिछले 2 घंटे से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ जारी है। दिल्ली में ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 घंटे से ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है ईडी। पिछले 2 घंटे से ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया है अपने कार्यालय में और वहां उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में पूछताछ जारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और पिछले 2 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कब से उनसे पूछताछ हो रही है और क्या कुछ निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है इसमें पिछले 2 घंटे से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपना हरियाणा के, तो उसको लेकर पिछले 2 घंटे से जांच चल रही है। उसमें सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन ईडी की तरफ से अब कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें, ये मामला 2012-13 का है, जिसमें प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये मामला दर्ज हुआ था। इसमें अगर आपको बता दें कि 2015 में ईडी ने अपनी जांच की रिपोर्ट दायर की थी, उसके बाद सीबीआई को केस दिया गया था। उसके बाद 2021 तक के मामले की आरोप पत्र जो है सीबीआई ने दाखिल किया था, तो जो माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद अभी ये मामला फिर से दोबारा सामने आया, तो इसको लेकर अभी फिर भूपेंद्र हुड्डा के घर पे और उनसे जो पूछताछ की जा रही है। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और कितने लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम इसमें दर्ज किए गए हैं? इसकी अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच अभी जारी है। पिछले 2 घंटे से सवाल जवाब हो रहे हैं। अभी आने वाले समय में तस्वीरें बताएगी कि क्या निकल के आता है, क्या क्या हो रहा है। ये पूछताछ अभी जारी है, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी पुष्टि अभी जो है नहीं ईडी की तरफ से की गई है। क्या लगता है कब तक ये पूछताछ जारी रहेगी, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है? देखिए, जैसे कि आपको बताया कि काफी लंबे समय से ये केस जो चलता आ रहा है, 2012-13 का केस है और करीब 10 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें, जैसे कि माननीय अदालत ने सख्ती का जो रुख अपनाया, उसको देखते हुए ईडी ने भी अपनी जांच जो तेज कर दी है। लेकिन आज जैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि कुछ चीजें हासिल हो सकती हैं। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन शामिल थे, क्या लेन देन हुआ है, ये अभी आगे की तस्वीरों में दिखेगा। अभी इस चीज के बारे में कोई भी ईडी की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 2 घंटे से ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ जारी है। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है ईडी की कार्रवाई को लेकर। जेएमएम का बयान, जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान, ईडी चेत जाए वरना परिणाम भुगतना होगा। बदले की भावना से काम कर रही सरकार, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुआ बीजेपी को फायदा, हम लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ईडी के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी चेत जाए वरना इसका भुगतान जो है उन्हें करना पड़ेगा। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे, ईडी की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। आज हम लोग साहेबगंज जिला मुख्यालय पूर्णतः बंद किए हैं और बंद करने का मेन उद्देश्य यही है, हमारे माननीय विधायक बरहेट विधानसभा के प्रचंड बहुमत से जीते हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई है। सरकार 4 साल से लगभग ज़्यादा हो गई है। इसके बावजूद भी भाजपा एन कैन प्रकरण सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से हमारे नेताओं को परेशान कर रहा है, मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, बार बार सम्मान कर रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग पूरा साहेबगंज मुख्यालय पूर्णतः बंद किए हैं, ताकि हमारे नेता को इस तरह प्रताड़ित और परेशान ना करें।
और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर राम भक्त किसी न किसी रूप में अपने रामलला के लिए कुछ करना चाह रहा है। खरमास खत्म होने के साथ ही 16 जनवरी से रामलला के नवनिर्मित विग्रह को नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। उससे पहले देश के कोने कोने से राम भक्त कुछ न कुछ अपने रामलला को समर्पित करने के लिए लगातार अयोध्या लेकर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम उस जगह पहुंची जहां वो खास लड्डू बनाए जा रहे हैं जो 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को भोग लगाए जाएंगे। हंस देवराहा बाबा ट्रस्ट की ओर से ये प्रसाद 1111 मन लड्डू प्राण प्रतिष्ठा के दिन भोग लगेंगे, जिसको शुद्धता के साथ शुद्ध देसी घी में बेसन के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और चांदी की थाल में 22 जनवरी को रामलला को यही लड्डू भोग लगाया जाएगा। 22 जनवरी की ऐसी तारीख जिसको राम भक्त सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। भगवान राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने नवनिर्मित विग्रह में विराजमान होंगे। ऐसे में तरह तरह के तैयारियां चल रही हैं, तरह तरह से बिल्कुल लोग अपने राम उत्सव को मना रहे हैं। ऐसे में हम मणिराम दास छावनी ट्रस्ट में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आप बिल्कुल साफ तौर से कैमरे में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो बिल्कुल बेसन और ये बिल्कुल देसी घी के लड्डू बिल्कुल बनाए गए हैं, जो लगभग टिफ़िन में आप बिल्कुल बाकायदा देख पा रहे होंगे कि यही वो लड्डू हैं जिनका भोग भगवान राम को लगेगा। उसके बाद पूरे अयोध्या ही नहीं पूरे भारत में इस लड्डू का भी वितरण किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हंस देवराहा बाबा के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि कितने प्रकार के कितने कुंटल लड्डू का यहाँ पर भोग लगाया जाएगा, बनाया जा रहा है, किन किन सामग्रियों का उसमें परिवेश किया गया है। सर, सबसे पहले आपका इंडिया वॉइस टीवी चैनल पर स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, ये बताइए कि लगभग कितने कुंटल लड्डू का ये आपको ये अपना अमित विभूति श्री देवरा हंस बाबा है, ट्रस्ट है अपना विंध्याचल के अंदर, उनके द्वारा ये लड्डू का पूरा बनाया जा रहा है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ ओनली भक्तों का जो बाबा के शिष्य उनका सहयोग है। न विश्व हिंदू परिषद का है, न RSS वालों का है, न कोई छोटी छावनी का अपना, न किसी गवर्नमेंट वगैरह का। इसके अंदर ये पूरा ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। शुद्ध देसी गाय के घी में बनाया जा रहा है। उसके अंदर शुद्ध बेसन अपने आँख के सामने पिसाया हुआ है, चीनी अपने आँख के सामने पिसवाई हुई है। इसके अंदर 5 चांदी के थाल रहेंगे हमारे पास में, वो अपना जो गर्भगृह के अंदर भोग लगेगा। इसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे, एक अपने RSS संचालक श्री मोहन भागवत जी लेंगे, एक आनंदीबेन पटेल लेगी अपने, एक योगी आदित्यनाथ जी लेंगे, एक अपने पुजारी जी लेंगे। इसे 5 थाल से गर्भगृह में भोग लगेगा। जितने भी विशिष्ट VIP लोग आएंगे, VVIP लोग आएंगे, वो सब उसके अंदर से उसमें सबको भोग ये दिया जाएगा। उसके लिए अपना एक झोला रहेगा, एक बुक रहेगी अपनी, ये झोला रहेगा, उसमें 11 लड्डू का टिप्पण रहेगा, कैलेंडर रहेगा, बाबा की छवि, राम जो वाणी दी है भगवान ने अपने देवरांश बाबा ने, वो इसमें रहेगी अपनी। हमारे इंडिया वॉइस के जो भी दर्शक हैं, इनको आप भगवान जो कि आप भगवान के रूप में पूछते थे हंस देवराहा बाबा को, उनके बारे में थोड़ी सी लगभग 2 मिनट की कोई कहानी हो थोड़ी सी बता दीजिए। देवरांश बाबा अपने ऐसे सदगुरुदेव भगवान है अपने, जिसको हम भगवान के बराबर पूछते हैं। राधा रानी का पूरा अपने बातचीत होती है उनकी। उन्होंने हनुमान जी की अपनी वाणी के द्वारा हनुमान जी प्रेरित किया गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने वाला था, आना था, उसका अपना फैसला आने वाला था। उस टाइम पे बाबा ने हनुमान जी को शक्ति द्वारा अपनी वाणी के द्वारा उनके पास भेजा गया और जजों का दिमाग चेंज कर दिया। डटा ये तुम्हारा नहीं है भाई, ये हम करवा रहे हैं फैसला आपने। तो बाबा की कृपा से हनुमान जी बैठे। जो आदमी सोचता कि मैंने फैसला दिया है या मेरी गवाही से फैसला हुआ, ये सब झूठ है। ये बाबा ने जो दिया था आदेश, इसके अंदर जो बोला था हनुमान जी को भेज के, उन्होंने डांट के इसमें अपने बुक में भी इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि बाबा जी ने लोगों को अनेकों बार बताया था कि श्री हनुमान जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को डांट कर बोला है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करना है और सारी भूमि भगवान राम की है, उन्हीं को अर्पित करनी है और यह सारा कार्य सर्वसम्मति और पूर्ण शांति के साथ होना है चाहिए। और इसके हनुमान जी के अपने आदेश से जगत में रहकर शासकों के अचेतन मन में प्राप्त करते हैं और जीवित माँ उनको करने के लिए बाध्य होती है। यह जान नहीं पाती है कि उनका कोई भी निर्णय उसका अपना नहीं है, बल्कि हनुमान जी के द्वारा की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये कार्य उनके अचेतन अंतर्मन में बैठकर कराया गया है। इससे मनुष्य अपने द्वारा लिए गए निर्णय को अपना मान लेते हैं, पर ये नहीं जान पाते कि ये उनका निर्णय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये सारे कार्यों करने वाले हैं और मनुष्य अपना कुछ नहीं करता है। उनका निर्णय कुछ नहीं करता है, केवल ये करता है कि उन्होंने भगवान करवाते हैं। इसके बाद में जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुनी
अपना गुनिश पिटीशन भी पार्टी द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। हमारे दर्शकों को एक बार और बता दिए कि हंस देवराहा बाबा के ट्रस्ट द्वारा जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे भूमि पूजन के, तब भी आप लोगों ने भोग लगवाए थे। 151 लड्डू का भोग इस टाइम पे भी लगा था हमारा। 151 लड्डू का उस टाइम भोग लगा था। अभी अपना 1111 मन लड्डू का भोग लग रहा है। इसमें शुद्ध देसी गाय का घी है, शुद्ध बेसन आंखों के सामने पिसाया हुआ है, अपना शुद्ध चीनी का बूरा अपने आंखों के सामने बनवाया गया है। उसमें कांजू है, इलायची है, केसर है इसके अंदर से। उसके बाद रिव्यू आया था गुनिश का पार्टीशन का, उसके अंदर से तो भगवान ने उसमें वाणी दी थी सबको। यहाँ पे अपनी वाणी से उनको भी रिव्यू को बातों खत्म करवा दिया गया था। तो ये रहे हंस देवराहा बाबा के शिष्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेरे भगवान थे, आराध्य थे, वो मेरे हंस देवराहा बाबा, जो कि भगवान के रूप में पूजे जाते थे। आप सौ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लड्डू को बिल्कुल बनाया जा रहा है। यहाँ जो भी कारीगर है बिल्कुल अपने हाथों से भगवान के लिए भोग लगाने के लिए बिल्कुल भगवान लड्डू बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सब तौर पर देख पा रहे होंगे कि कितनी मात्रा में लड्डू बन रहे हैं। टिफ़िन को भी सब सजाया गया है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े कढ़ाइयों में बिल्कुल बनाया जा रहा है। बेसन डाला गया है, बेसन को उसके बाद चीनी डाले गए हैं, तमाम तरह के देसी घी। आपको बता दें इस लड्डू की खासियत के बारे में बता दें तो केवल शुद्ध देसी घी और शुद्ध बेसन के साथ ही बनाया जा रहा है। इसमें बिल्कुल पानी का भी थोड़ा सा भी मेल नहीं है। इंडिया वाइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। और बाराबंकी के कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर एक बयान दिया, जिससे खलबली मच गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। बसपा सपा की सबसे पहली शर्त मायावती को प्रधानमंत्री को लेकर ही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो किसी के दबाव में रंग बदलने वाले बयान दे रही हैं। सपा के साथ गठबंधन के कारण बसपा ने कई लोकसभा सीट जीती। संविधान खतरे में है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए बजाय मायावती सपा पर ही आरोप लगा रही है। साथ ही कहा कि आखिर मायावती उस पार्टी का अपमान क्यों करेंगी जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हो। सपा का सम्मान मायावती को खराब लगा तो आखिर हम क्या करें। कि जब अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। किसका दबाव है? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो, वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए। और 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा साबित हो गया। राजनीति करने, सुर्खियों में बने रहने और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए घमंडिया गठबंधन के नेताओं के एक के बाद दूसरे का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कभी भगवान राम को नहीं माना है और आज भी नहीं मान रहे हैं। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। और कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं, राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये लोग
एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। ना इन्होंने कभी भगवान राम को माना, ना आज मान रहे हैं। ये कल तक भी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, यहां तक कि रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए जहां एक और पूरी ताकत राम भक्तों ने लगाई थी, दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हर संभव प्रयास किया। ये तो विश्वास ही नहीं करते कि मुकदमा जीत कैसे गए, 2 सालों में राम मंदिर बन कैसे गया। ये तो कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को उतनी ही पीड़ा हो रही है। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आस्था की लहरें बांध हिलोरे मारने लगी है। रांची और झारखंड से अयोध्या के लिए पैदल निकले राम भक्तों की टोली जब जौनपुर पहुंची तो प्रभु राम के प्रति आस्था देखने को मिली। राम भक्त आगे बढ़ते गए और ग्रामीण श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि जौनपुर का भगवान राम से गहरा नाता है। प्रभु राम जब वनवास से अयोध्या जाते समय जौनपुर के सई और गोमती नदी के संगम में स्नान करने के बाद ही अवधपुरी के लिए रवाना हुए थे। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने उल्लेख किया है। बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु राम का चरण जौनपुर में पड़ चुका है। तुलसी रामहु ते अधिक, राम भगत जिये जान, रिनिया राजा राम में धनिक भय हनुमान। इसका अर्थ यह है कि भगवान राम के भक्तों को प्रभु राम से कम ना समझा जाए। लगातार जो है राम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। महज 5 दिन जो है बाकी है 22 जनवरी आने में, और ऐसे में जो है राम भक्तों में उत्साह है। तो कोई पैदल चलकर प्रभु के दर्शन करने जा रहा है, तो कोई साइकिल यात्रा कर रहा है। तो आज आपको हम दिखा रहे हैं जो भक्तों की टोली है रांची से अयोध्या, और कोई जो है कोडरमा झारखंड से जो है पैदल चलकर प्रभु के दरबार जा रहा है। तो हमारे साथ जो है राम भक्त मौजूद हैं और सीधा उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम आप सभी को। आज आप दर्शन के लिए और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक, यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर होगी बैठक। आज बैठक में हो सकता है महत्वपूर्ण ऐलान। तो दिल्ली से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक होगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कब से बैठक शुरू होनी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर के आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही है। और अभी तक जो सामने आया है कि तकरीबन 4 बजे के बाद ये बैठक की संभावना बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 4 बजे के करीब ये जो बैठक है ये कांग्रेस के जो नेता है मुकुल वासनिक, उनके घर पर ये बैठक होने की संभावना है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओम प्रकाश, सलमान खुर्शीद, ऐसे तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी, अभी तक कौन कौन से नेता जो है यहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी तक आने का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि क्योंकि जैसे कि तमाम जो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं और 4 बजे का जो समय बताया गया है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी काफी समय लग सकता है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार जो मीटिंग है वो कितने देर में यहाँ शुरू होती है। क्या लगता है आज संभावना है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जो है ये बैठक में चर्चा पूरी हो जाएगी? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी जो बैठक का जो दौर था वो होना था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो होने वाली बैठक को कांग्रेस की व्यस्तता के कारण उसे उस समय रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में ये कह पाना कि आज ये जो बैठक है वो संभवतः हो जाएगी, ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार में जो बैठक अचानक से रद्द करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जो 12 जनवरी को बैठक होनी थी लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो बैठक होती है और उसके बाद आखिरकार क्या निर्णय आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आज के दिन ये बैठक होती है तो पहली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी जो आपकी रजामंदी है ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है बैठक होनी है और 4 बजे से जो है ये बैठक शुरू होगी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।